गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जनवरी 2024 से लेकर अब वो जनवरी 2029 तक स्कीम चलेगी। तो 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज़ को अगले 5 साल तक जो है फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर स्टेट और हर यूटी में 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू एक कॉमन लोगों के अंडर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग गवर्नमेंट का इसमें अगले 5 साल में 11.8 लाख करोड़ का खर्चा आने वाला है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या? एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है। कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर इसको मार्च 2020 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ही एक पार्ट था और ये पुअर लोगों को बैटल अगेंस्ट कोविड फाइट करने के लिए हेल्प करने के लिए अनाउंस की गई थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, खासकर जो पुअरेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको फूड ग्रेन देने का ये प्रोग्राम है और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। अगर हम फीचर्स देखें स्कीम के, तो लगभग 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज़ को 5 kg फ्री वीट या फिर राइस पर पर्सन पर मंथ जो है वो दिया जाता है। ये 5 किलो फूड ग्रेन्स जो ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर, उसके अलावा ये जो है 5 kg जो है अलग से दिया जाता है। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। क्या जो ये एक्सटेंशन मिला है 5 साल का, इससे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ेगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो 5.9% रखा है करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसको मीट करने वाली है। और 2020 और 21 से लेके 2022 से लेके 22-23 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपीस इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर खर्च किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्लाइमेट डिज़ास्टर फंड एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ चल रही है दुबई में 28, और इसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो ऑफ कोर्स एग्री कर लिया गया है। और ये पहले अनाउंस किया गया था COP27 में, जो इजिप्ट में शर्म शेख में हुई थी। उस समय इसको अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर, और अब इसके ऊपर जो है वो मॉडलिटीज़ इसकी जो है वो एग्री की जा रही हैं। इस फंड से कंट्रीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस से डील कर रही हैं उनको जो है हेल्प दिया जाएगा। इनिशियल फंडिंग जो अभी तक कमिट की गई है वो $475 मिलियन की है, जिसमें UAE ने $100 मिलियन प्लेज किए हैं। यूरोपियन यूनियन ने $275 मिलियन प्लेज किए हैं। 17.5 मिलियन US ने और 10 मिलियन जापान ने प्लेज किए हैं। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? बेसिकली एक ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज है जिससे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन ऑफ कंट्रीज़ इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है जिन पर क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट पड़ते हैं सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली अगर आप मानो तो रिच नेशंस बेसिकली पुअर नेशंस को इसमें कंपनसेट कर रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इन कंट्रीज़ का वो वैसे तो लो है इन पुअर कंट्रीज़ का, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज़ पर आता है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट हो रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं। उससे इन पुअर कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और इस चेंजिंग क्लाइमेट से लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल ट्रेडिशन, आइडेंटिटी सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या इन्वॉल्व है इसमें? अभी तक कोई डेफिनेशन एग्री नहीं की गई है UNFCCC के अंदर लॉस एंड डैमेज को लेकर। ठीक है। इकोनॉमिक है ये लॉस या नॉन इकोनॉमिक है? अब इकोनॉमिक लॉस क्या होता है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उसको हम एक मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं ना कि कितना नुकसान हुआ, उसको हम इकोनॉमिक लॉस में डाल सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक लॉस और डैमेज कौन सा होता है कि एक ट्रॉमा जो आपके डिज़ास्टर से एमर्ज होता है लोगों में, लॉस ऑफ कम्युनिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कैसे गिनोगे? ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं किसी भी जो है क्लाइमेट चेंज के, अगर हम के कंटेक्स्ट में देखें तो। अब डैमेज हुआ कितना है? इंडस्ट्रियल एरा जो 1850 में स्टार्ट हुआ था
तब से लेके अगर हम देखें तो यूएस, यूके और ईयू इन तीनों ने 50% जो है ऑल एमिशंस किए हैं। इंडिया सिर्फ 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। चाइना जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एमिटर बना है पिछले 15 साल में, उसने 30% ऑफ ग्लोबल एमिशंस एवरी ईयर किए हैं। ठीक है। अब हाउ मच लॉस एंड डैमेज जो है वर्ल्ड फेस कर रहा है, अगर हम देखें तो 55 वल्नरेबल कंट्रीज $525 बिलियन जो है वो सफ़र कर चुकी हैं पिछले 20 साल में। कहा जा रहा है कि 2030 के बाद से ये हर साल की $580 बिलियन की फिगर होने वाली है लॉस की। ठीक है। अब ये फंड कितना बड़ा है, कैसे काम करेगा? सोर्स ऑफ द फंड तो ऑफ कोर्स रिच नेशंस ही होंगे, क्योंकि वही हिस्टोरिकली इसके लिए जिम्मेदार हैं, यूएस, यूके, ईयू। वर्ल्ड बैंक इसका इंटरिम होस्ट बनेगा 4 साल के लिए। और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं ऑफ कोर्स, उसमें कुछ पार्टिसिपेट करेंगी, कुछ फंडिंग तो वो भी देंगी, बट मेजर जो है फंडिंग वो रिच नेशन से ही आएगी। अगर हम देखें स्केल ऑफ फंड, वो अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं अभी भी। और कौन कितना पे करेगा इसके ऊपर भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गजराज सुरक्षा। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवेज़ ने एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगाई है गजराज नाम से, जो कि एलिफेंट एक्सीडेंट्स को रेलवे ट्रैक्स पर रोकने की कोशिश करेगी। तो गजराज सुरक्षा एक एआई बेस्ड एल्गोरिदम है जो कि सेंसिटिव ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करेगा और एलिफेंट फर्टिलिटीज़ को जो ट्रेन एक्सीडेंट से रोकने की कोशिश करेगा। अब होगा कैसे ये, जो प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं एलिफेंट्स की मूवमेंट की वजह से ट्रैक्स के ऊपर, उसको ये एआई के एल्गोरिदम जो है सेंस करेगा। और 200 मीटर तक की दूरी पर भी अगर एलिफेंट्स जो है मूव हो रहे हैं, तो उसकी जो है ये उसको ये सेंस करके जो है नियर बाय स्टेशन मास्टर्स तक ये रिपोर्ट पहुंचाएगा। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर्स हैं वो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको अफेक्टेड एरियाज़ में वार्न कर देंगे कि यहाँ पर एलिफेंट की मूवमेंट हो रही है 200 मीटर दूर तक में। और ऑफ कोर्स फिर उसके बेसिस पर ये जो है ड्राइवर्स ट्रेन को रोक सकेंगे, स्लो डाउन कर सकेंगे। ठीक है, ताकि कोलिजन ना हो सके एलिफेंट्स के साथ। इंडियन रेलवे प्लान कर रहा है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरला और कुछ पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड हमने देख ही लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेस मड। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन बाय प्रोडक्ट प्रेस मड, उससे कहा जा रहा है कि लगभग 4,60,000 टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस जो है जनरेट की जा सकती है। तो ये प्रेस मड है क्या? एक फिल्टर केक या प्रेस केक होते हैं, बेसिकली एक एग्रीकल्चर वेस्ट है जो शुगर केन जूस को बार बार फिल्टर करने के बाद जो है, शुगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो निकलता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 टन अगर आप जो है केन को क्रश करोगे, उसमें से जो 3 से 4% का एंड का जो बचा होता है उसको हम प्रेस मोड कहते हैं। ठीक है। इस जनरली अभी तक तो क्या होता है कि मिल्स इसको रिसाइकल करती हैं इस एग्रीकल्चर वेस्ट को एज मैन्योर। और इसको अगर हम देखें तो फीड स्टॉक की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर्स के लिए भी बहुत ही ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है? इसको हम नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, वेस्ट या बायोमास सोर्सेज का यूज़ करते हुए। और ये नेचुरल गैस जो होती है ना कमर्शियली अवेलेबल, उसी के जैसे ही सिमिलर होती है कॉम्पोजिशन में और एनर्जी पोटेंशियल में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालबेलिया डांस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के समय आर्टिस्ट ने कालबेलिया डांस परफॉर्म किया है, जो कि राजस्थान से ओरिजिनेट होता है। इसको सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। पर्टिकुलरली इसको राजस्थानी ट्राइब कालबेलिया जो है परफॉर्म करती है। यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी इसको पार्टिसिपेशन मिल चुका है या रिकॉग्निशन मिल चुका है सिंस 2010। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसको इसमें प्ले की जाती हैं और फीमेल जो है इस डांस को परफॉर्म करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट सेंशुअस डांसेज अमंग राजस्थानी डांसेज हम इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज मिलान। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मिलान जो है वो फरवरी 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। ये एक बाई एनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो 1995 से इंडिया कंडक्ट कर रहा है। शुरू में जब कंडक्ट किया था इंडिया ने, तो इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। बट अगर हम अभी रिसेंट वाली देखें तो जो अक्टूबर में हुई थी, उसमें 40 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया था
इंडिया के साथ, ठीक है। तो सागर इनिशिएटिव का ही एक ये हमारा पार्ट है। सागर इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है, जो कि 2015 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, और म्यूचुअल ट्रस्ट इंडिया और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाने के लिए ये सागर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस कदमत। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी शिप कदमत जो है वो नॉर्थ पैसिफिक में अभी डिप्लॉय की गई है। अंडर वे रिप्लेनिशमेंट जो है ये कर रही है जापान की जेएस टोवाडा के साथ। तो अंडर वे रिप्लेनिशमेंट मतलब अ, एक शिप से या एक वेसल से दूसरे वेसल को जो है वो सप्लाईज पहुंचाने का काम करना जो है, इसको हम अंडरवे रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, ठीक है। और आईएनएस कदमात एक इंडिजिनस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वे है, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ऑफ कोलकाता ने बनाई थी प्रोजेक्ट 28 के अंडर। इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में 2016 में जनवरी में, और इसको ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया गया है। अब इसका नाम कदमत क्यों पड़ा है? क्योंकि इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड में के जो जो आइलैंड है उनमें से एक का नाम कदमत है, उसके नाम पर ही इसको रखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड एड्स डे 2023। तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि वर्ल्ड एड्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है December 1 को, ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके HIV या एड्स के बारे में। तो सबसे पहली बार 1988 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। इस बार का थीम था लेट कम्युनिटीज़ लीड। और HIV और एड्स है क्या? बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से जो है ये होती है। HIV जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अगर इसको सही टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और इसको ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी ये देखा गया है कि ट्रांसफ्यूजन या फिर इलिसिट इंजेक्शन या ड्रग यूज़ या शेयरिंग नीडल्स की वजह से भी हो जाता है। मदर से ये चाइल्ड को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी फैलता है। करंटली इसका कोई क्योर तो नहीं है, और ये एक बार हो गया तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, लेकिन अभी ऐसी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ आ चुकी हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो है HIV के पेशेंट्स जो हैं वो लाइफ टाइम अच्छे एक लाइफ हेल्दी लाइफ जो है वो निकाल सकते हैं अगर वो थेरेपी लेते रहें तो। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. This topic is important for your social issues and your governance section also. So Union Cabinet has recently announced the extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme for another 5 years, and this scheme is going to benefit about 81.35 crore beneficiaries for the next 5 years, and this extension would start from 1st January 2024. So the aim of this scheme is to provide food grains free of cost in all states and UTs through a network of over 5 lakh fair price shops under a common logo. So this is being said that about 11.80 lakh crore rupees would be spent by the government over the period of next 5 years on this scheme. So this scheme actually is a food security welfare scheme which was announced by the government in March 2020 during the COVID-19 pandemic, and it is part of the Pradhan Mantri Garib Kalyan package. The objective is to feed the poorest citizens of India by providing them food grain through the public distribution system, and the aim is to provide this food grain to all priority households. So Department of Food and Public Distribution is the implementing agency of this scheme. Okay, so about 81.35 crore beneficiaries are being provided 5 kg free wheat or rice per person per month, in addition to the 5 kg of food grains which are being already provided under the National Food Security Act. So this is touted to be this is rather known to be the largest food security program in the world. And would it be impacting the fiscal deficit of the government? Will this extension be impacting the fiscal deficit of the government? Of course, the central government is likely to meet its fiscal deficit target of 5.9% of GDP for the current financial year, and it is said that government has already spent in the last 3 years 3.91 lakh crore on this scheme. So the
this under the extension which has been provided now, 11.80 lakh crore rupees further would be spent on this scheme. Okay. So the next topic is climate disaster fund agreement. This topic is important for your environment section. So on the opening day of Conference of Parties 28 climate conference in Dubai, a loss and damage fund to help vulnerable countries has been officially launched. So this fund was actually discussed and announced uh, last year in the COP27, which happened in Sharm el Sheikh, Egypt, but the modalities were not finalized at that time. So this year, the fund has been launched, and it would help countries to deal with global warming crisis. Initially, the host UAE, EU, US, and Japan all have pledged a certain amount of money, and this has reached about $475 million. So, what is loss and damage fund? So, loss and damage fund, if you talk about it colloquially, it means that this is a global financial package which would ensure rescue and rehabilitation of countries who are facing cascading effects of climate change. Okay, so this term also refers to the compensation that rich nations must pay to the poor nations, because the poor nations are facing disproportionate amount of brunt through rising sea levels, floods, crippling droughts, intense cyclones, among other things. So this the changing climate is also impacting livelihoods, biodiversity, cultural traditions, and identities. So currently, it is very complex because there is no current agreed upon definition of loss and damage. So loss and damage is often categorized as either economic or non-economic. So what is the difference between the two? Economic would mean that you can calculate it in monetary terms, like if you have to rebuild the infrastructure, the costs can be calculated in economic terms. But there are non-economic losses also, like trauma from experiencing a disaster, loss of community due to displacement of people, loss of biodiversity. How would you calculate it in monetary terms? So this is non-economic loss. Okay, so how much damage has been caused by industrialization? If we look at industrial era of 1850s till today, the US, UK, EU, they are considered to be responsible for 50% of all emissions. India is responsible only for 5% of historical emissions. Meanwhile, China, which is the world's biggest emitter in the last 15 years, it is responsible for 30% of the global emissions every year. So research shows that 55 vulnerable countries have suffered about $525 billion combined uh, due to the climate crisis fueled losses in the last 20 years. And the greatest threat is that this number is estimated to reach 580 billion dollars per year by 2030. So what are the modalities of the fund which is being discussed? So the source of the fund would be, of course, rich nations, US, UK, and EU, but of course certain developing countries would also be participating in this fund. And World Bank will host this fund for a period of 4 years. The scale of the fund has not been agreed upon as of now, and who should be paying and how much they should be paying has not been discussed as of now. Okay, perhaps in the next few days, or perhaps uh, by next year, this would be made clear. So the next topic is Gajraj Suraksha. This topic is important for your uh, governance section and also your environment section. So Indian Railways has introduced a cutting edge technology named Gajraj, which would prevent elephant accidents on railway tracks. So this is basically an AI based algorithm which would have a network of sensitive optical fiber cables, and this will address the issue of elephant fatalities resulting from train accidents. So how would it work? So Gajraj Suraksha would ensure that, or rather, it would sense the pressure waves which are generated by the movement of elephants along the tracks. Then this basically this pressure waves would be sensed along 200 meters of the track, and once identified, this would then relay the message to the nearby station masters, who would then inform the locomotive drivers about the movement of elephants from a particular track. And that's how the drivers would ensure that the train gets slowed down or stopped, so as to prevent collision with the elephants. The Indian Railways is planning to introduce this system in West Bengal, Odisha, Jharkhand, Assam, Kerala, and certain other parts of Chhattisgarh and Tamil Nadu.
So we've already discussed this loss and damage fund. So the next topic is press mud. This topic is important for your environment section. So sugarcane byproduct press mud can generate 4,60,000 tons of compressed biogas, which is valued at about 2,484 crore. Okay, so what is press mud? It is the filter cake or press cake. Basically, it's the agriculture waste which is obtained when cane juice is repeatedly filtered before being sent for sugar extraction. So in 1 ton of cane, once it is crushed, nearly 3 to 4% of press mud is obtained, and at present the mills are using it as agriculture waste, and this agriculture waste as manure, and of course it can also be put to other great uses like feedstock for biogas production, also to create compressed biogas, and it is also very useful for crops and horticulture because of it being very rich in micronutrients. So what is compressed biogas? It is actually produced naturally through a process of anaerobic decomposition from waste or biomass sources like agriculture residue, cattle dung, sugarcane press mud. Okay, it is similar to commercially available natural gas also. Okay, so the next topic is Kalbelia dance. This topic is important for your art and culture section. So recently during the Rajasthan International Folk Festival, artists have performed the Kalbelia dance, which is a well-known dance in Rajasthan, and it is also known by other names like Sapera dance or snake charmer dance, and it is particularly performed by a Rajasthani tribe called Kalbelia. So it has already been included in UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity since 2010. And in Kalbelia dance, males play several traditional instruments and females perform the dance. It is one of the most sensuous dances among all Rajasthani dances. So the next topic is Exercise Milan. This topic is important for your security section. So the next edition of Exercise Milan is scheduled to be held in February 2024, and it's a biennial multilateral naval exercise which began in 1995. So it is the largest exercise held by India, and initially when we started this exercise only 4 countries participated: Indonesia, Singapore, Sri Lanka and Thailand. But now the latest one, which happened in October this year, saw participation from over 40 countries. So it is part of India's Act East policy and also the Sagar initiative, which is an Indian foreign policy doctrine introduced in 2015 to foster cooperation and mutual trust between India and its neighboring countries. Okay, so the next topic is INS Kadmat. This topic is important again for your security section. So Indian Navy ship Kadmat has been deployed at North Pacific uh, to conduct interway replenishment with Japan's JS Towada. So INS Kadmat is an indigenous stealth anti-submarine warfare corvette which has been built for the Indian Navy by the Garden Reach shipbuilders and engineers of Kolkata under Project 28, and it was commissioned into the Indian Navy in January 2016. So it was inducted into the Eastern Naval Command of the Indian Navy, and it has been named after the Kadmat island of India's Lakshadweep Islands. Okay, so the next topic is World AIDS Day 2023. This topic is important for your social issues. So World AIDS Day is observed every year on 1st of December. So it is observed to spread awareness about HIV AIDS. So it was first observed in 1988 when the World Health Organization recognized this day. The theme of this World AIDS Day 2023 is Let Communities Lead. So what is HIV or AIDS? So acquired immunodeficiency syndrome is a chronic, life-threatening condition caused by human immunodeficiency virus. It attacks the body's immune system, and if it is not treated, then it can lead to AIDS. It is basically transmitted through sexually transmitted infection, and it is also spread by contact with infected blood through needle use or sharing needles, drug use, and it also spreads from mother to child during pregnancy, childbirth, or breastfeeding. Currently, we do not have any effective cure against it, and once a person gets HIV, they have it for life. But now, with proper medical care, HIV can be controlled, and antiretroviral therapies are used through for patients. So now people can live long, healthy lives and even protect their partners from this disease. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday with new topics. Until then, goodbye and take care.